ऑफ डाइपोल मोमेंट, ठीक है, क्या है, डी बाई 1d बाई हमने बताया था कितना होता, 1d इज इक्वल टू 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 USUCM, यानी USUCM चार्ज का यूनिट है ये, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और ये सेंटीमीटर डिस्टेंस का यूनिट है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने इसका 1d बाई का है। अब जैसे हमने बताया क्या कि डाइपोल मोमेंट किसका कैरेक्टरिस्टिक है, आयनिक कंपाउंड का, क्योंकि उसमें जो चार्ज है सेपरेट हो जाते हैं, और चार्ज इनटू डिस्टेंस को हम लोग डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। HCl कंपाउंड का डाइपोल मोमेंट कितना है, डाइपोल मोमेंट ऑफ HCl कंपाउंड का डाइपोल मोमेंट होता है 1.03d, 1.03d डिवाइड होता है, ठीक है। कितनी बात में इसको d को हटाने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 1.03 10 टू द पावर माइनस 18 USU सेंटीमीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। आगे बताया क्या कि जो डाइपोल मोमेंट है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का क्या क्या होता है, डाइपोल मोमेंट ऑफ डाई एटॉमिक, ठीक है ना। क्या समझ में आया कि कोई मॉलिक्यूल है जो दो एटम से मिलके बनेगा, तो उसका कितना होगा डाइपोल मोमेंट, ठीक। तो जो डाइपोल मोमेंट होगा, जितना ज़्यादा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, उतना ज़्यादा उनका बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन सेपरेट होगा, यानी जो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा वो अपनी तरफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और जितना ज़्यादा वो अपनी तरफ खींचेगा उतना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ जाएगा। जैसे डाइपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है ना, ये म्यू इज इक्वल टू ई चार्ज इनटू डिस्टेंस डी, कितनी बात सुन, तो जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा उसका चार्ज तो सेपरेट होगा ही होगा, मगर डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि ये सोडियम है और ये क्लोरीन है, इसका इलेक्ट्रॉन चला जाएगा इसके पास, क्लोरीन के पास, तो ये जो डिस्टेंस है, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो है इसके तरफ चला जाता है, क्लोरीन के साइड में चला जाएगा, क्लोरीन के साइड पे चला जाएगा, तो वो जितना ही ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। तो ये जो है क्या बताएगा, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा डिस्टेंस बनेगा, और जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डाइपोल मोमेंट ज़्यादा आएगा। तो डाई एटॉमिक, अगर दो एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो उसका डाइपोल मोमेंट कितना होगा। जैसे मैंने HCl का लिखा है, HCl डाई एटॉमिक है ना, ये एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन है, दो एटम मिल के बना हुआ है, दोनों का अपना अपना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, हाइड्रोजन का कम है, क्लोरीन का ज़्यादा है, उनका जो डिफरेंस होता है उसी के हिसाब से जो चार्ज प्लस डिस्टेंस डेवलप करता है उसका मल्टीप्लाई करके हम लोग डाइपोल मोमेंट निकालते हैं। तो क्या देखा है कि डाइपोल मोमेंट, जैसे HCl का डाइपोल मोमेंट ऑफ HCl, डाइपोल मोमेंट ऑफ HCl हम लोगों ने लिखा ऊपर 1.03d, लेकिन डाइपोल मोमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड ये कितना है, 1.91d, ये इतना है, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है हाइड्रोजन फ्लोराइड का, इसका मतलब फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है क्लोरीन के कंपेयर में, तभी तो इसका ये ज़्यादा हो गया है डाइपोल मोमेंट, ठीक। तो यहाँ पे अगर डाइपोल मोमेंट इज दिस इम्प्लाई दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन क्लोरीन, क्लोरीन से ज़्यादा है ये, ठीक है ना।
तो अगर ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा तो डाइपोल मोमेंट का वैल्यू चेंज होगा। तो जिसका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा उसमें डाइपोल मोमेंट ज़्यादा आएगा, और जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा उसमें डाइपोल मोमेंट कम आएगा। ठीक है, ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे डाइपोल मोमेंट बताते हैं। लेकिन अगर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल हुआ तो ये तो डाई एटॉमिक था। अब हम लोग देखते हैं ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट ऑफ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है ना, अगर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो उसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा। तो यहाँ पे ट्राई एटॉमिक में क्या बताया है कि यहाँ पे दो पैरामीटर बहुत खास है। एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस तो है ही है, जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होगा। लेकिन जो दूसरा जो पैरामीटर है वो शेप ऑफ द मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो शेप ऑफ द मॉलिक्यूल भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डाइपोल मोमेंट में। ठीक है, तो मैं इस दो पॉइंट को पहले मेंशन कर रहा हूँ। तो डाइपोल मोमेंट डिपेंड्स अपॉन डिपेंड अपॉन पहला दे रखा डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, कितना दोनों एटम या तीनों एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो एक पैरामीटर होता है। दूसरा दे रखा है शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, ये जो मॉलिक्यूल बनेगा इसका शेप कैसा होगा। तो दूसरा जो दे रखा है शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल बनता है वो उसका शेप क्या होता है। और जो तीसरा दे रखा है प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। ठीक है, बोन पेयर, कितना लोन पेयर है कितना बोन पेयर है ये भी डाइपोल मोमेंट पे इफेक्ट डालता है। अब जैसे हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेके देखते हैं। ठीक है ना, जैसे हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेके देखते हैं, ये मिटा दे हम लोग। एग्जाम्पल में लेते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये CO2, ये भी एक ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है ये। और H2O वाटर, ये भी ट्राई एटॉमिक है। ठीक है ना, ये भी ट्राई एटॉमिक है। इसमें भी तीन एटम है, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन है। यहाँ पे वाटर में 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है। अब इसका हम लोग डाइपोल मोमेंट देखते हैं कितना आता है इसका डाइपोल मोमेंट। कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर अगर बनाते हैं हम लोग, शेप बनाते हैं, तो कैसा होता है कार्बन डाइऑक्साइड के 2 बॉन्ड इधर ऑक्सीजन से बन जाते हैं और 2 बॉन्ड इधर बन जाते हैं। इस तरह से कार्बन के 4 बॉन्ड बन जाते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। और ऑक्सीजन के 4 इलेक्ट्रॉन ये होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन 2 लोन पेयर होता है, ये 2 बॉन्ड पेयर होता है। ठीक, और इधर भी हमारे 2 लोन पेयर, यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर हो गया। लेकिन क्या देखा गया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर है लीनियर स्ट्रक्चर है। कौन सा स्ट्रक्चर है ये? लीनियर, यानी स्ट्रेट लाइन में है। और स्ट्रेट लाइन में होने की वजह से इसका डाइपोल मोमेंट जो रहता है वो 0 है। डाइपोल मोमेंट ऑफ CO2 इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि जितना इधर से डाइपोल मोमेंट बनता है, जैसे इसका अगर कंपेयर करेंगे ना तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के कंपेयर में ज़्यादा होता है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के कंपेयर में, जब हम लोग जाएंगे पीरियड में तो क्या आएगा, पहले आएगा बेरिलियम, लिथियम होता है, बेरिलियम होता है, बोरोन होता है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो हमने बताया था ना कि जैसे एक पीरियड में जाते हैं हम लोग, जैसे लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। तो एक पीरियड में जब जाते हैं हम लोग लेफ्ट टू राइट तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता जाता है। तो इसमें ऑक्सीजन जो है ना उधर राइट में आता है, कार्बन पीछे आता है, तो कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है।
ऑक्सीजन का ज़्यादा है। तो इसके हिसाब से ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगा इधर से, और डाइपोल मोमेंट यानी आयनिक बनाएगा, तो ये भी ऑक्सीजन अपनी तरफ से उतना ही खींचेगा, उतना ही खींचेगा। तो दोनों तरफ से खिंचाव इक्वल और अपोजिट होंगे, तो दोनों का नेट जो डाइपोल मोमेंट होगा वो जीरो होगा। एक तरफ से कितना डाइपोल मोमेंट होता है, जैसे ये ऑक्सीजन जो अपनी तरफ खींचता है, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट होता है वो 2.3d होता है। तो ये राइट हैंड साइड में खींच रहा है, और इसी तरह से यहाँ पे भी डाइपोल मोमेंट 2.3d होता है। कितनी बात सुनिए, तो इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में जो डाइपोल मोमेंट है वो 2.3d है, मगर इसका डायरेक्शन इधर कार्बन से ऑक्सीजन इधर की तरफ है, राइट हैंड साइड में है। और यहाँ पे इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डाइपोल मोमेंट है वो भी 2.3 है, मगर ये लेफ्ट हैंड में है। तो दोनों तरफ से इक्वल और अपोजिट डाइपोल मोमेंट लगता है, तो इसका नेट जो होता है वो जीरो हो जाता है। बात समझ रही है, इसका नेट डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, जीरो। तो कार्बन डाइऑक्साइड का नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, इसके शेप की वजह से इसका डाइपोल मोमेंट जीरो हो जा रहा है। तो ये शेप जो है, शेप जो है एक बहुत बड़ा पैरामीटर होता है, मॉलिक्यूल का शेप कैसा बना हुआ है। ठीक है, इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में लोन पेयर नहीं है। जैसे यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, बॉन्ड पेयर है, ये भी डबल बॉन्ड है, बॉन्ड पेयर है, तो ये लोन पेयर नहीं है, इसलिए इसका कोई शेप में डिस्टॉर्शन नहीं है, क्योंकि लोन पेयर होता है ना तो डिस्टॉर्ट करता है। तो इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो जीरो हो गया, क्योंकि ये राइट में ही लेफ्ट में है। ठीक, अब हम लोग लिखते हैं वाटर का डाइपोल, वाटर का शेप लेते हैं। तो वाटर का जो शेप है, ये ऑक्सीजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना हुआ है, और यहाँ ऑक्सीजन में यहाँ पे एक लोन पेयर है और यहाँ पे एक लोन पेयर है, दो दो लोन पेयर है, वाटर में दो दो लोन पेयर है। इसके हिसाब से ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है हाइड्रोजन के कंपेयर में, तो ये अपनी तरफ खींचेगा। कितनी बात सुनाई, ये अपनी तरफ खींचेगा ये, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन जो ना हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचेगा तो पोलैरिटी आ जाएगी, इधर से हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो पोलैरिटी आ जाएगी, और वो दोनों पोलैरिटी का जो नेट इफेक्ट होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। ये ऐसे डाइपोल मोमेंट काम करेगा इस पे, इस वक्त इस वाले डायरेक्शन में। बात समझ रही, ये यहाँ से ये अपनी तरफ खींचेगा ऑक्सीजन, ये एरो दिखाने का मतलब अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक, और इसका जो वाटर में जो डाइपोल मोमेंट होता है वो 1.83d के बराबर होता है। डाइपोल मोमेंट इन वाटर 1.83d, क्या मतलब समझे, ये भी ट्राई एटमिक है और ये भी ट्राई एटमिक में है, लेकिन इसमें क्या लोन पेयर है, सेंट्रल एटम पे ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, और उस लोन पेयर की वजह से वो जो शेप है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं है। जैसे यहाँ पे जो एंगल है ये 180 का एंगल है दोनों के बीच में, लेकिन यहाँ पे जो बॉन्डेड एंगल है, ये इसका एंगल 104 डिग्री 5 मिनट है। ठीक है, और ये लोन पेयर है, तो इसीलिए इसमें जो इलेक्ट्रो डाइपोल मोमेंट था वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे हैं, बल्कि इधर से करके इधर की तरफ इस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है। और कितना नेट डाइपोल मोमेंट है वो 1.83 है। जितनी बात सुन रही, यानी किसी भी मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट नेट कितना आएगा वो हमने बताया, एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, और एक लोन पेयर। लोन पेयर से क्या होता है, लोन पेयर अपना शेप जो ना चेंज कर देता है मॉलिक्यूल का, तो शेप जो चेंज होगा तो उस चेंज की वजह से जो नेट इफेक्ट आता है वो नेट इफेक्ट की वजह से कितना उसकी पोलैरिटी होगी, यानी कि वो डाइपोल मोमेंट कितना होगा, वो एक मतलब पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। और शेप ऑफ द मॉलिक्यूल जो लोन पेयर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देखिए वाटर में दो लोन पेयर है, तो इसलिए हालांकि ये भी ट्राई एटमिक मॉलिक्यूल, 3 एटम इसमें, एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन है, ट्राई एटमिक ये भी है, ट्राई एटमिक है, लेकिन इसमें डाइपोल मोमेंट 1.83 है। ठीक, अब आगे देखते हैं, ये ट्राई एटमिक बाद 4 एटम वाला मॉलिक्यूल को देखते हैं। 4 एटमिक मॉलिक्यूल, जैसे इसमें 4 एटम होते हैं, उनका शेप देखते हैं, उनका डाइपोल मोमेंट देखते हैं। ये तो ट्राई एटमिक था। ठीक है, मिटा दो इसे। देखते हैं हम लोग टेट्रा एटमिक मॉलिक्यूल, टेट्रा एटमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, टेट्रा मतलब कितना, 4। ठीक, 4 एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बनाता है। तो अब देखते हैं उसमें डाइपोल कितना, डाइपोल मोमेंट कितना होता है।
तो यहाँ पे जो दे रखा है एक देखते हैं हम लोग बोरोन ट्राईफ्लोराइड और एक देखते हैं अमोनिया, ठीक है ना, अमोनिया। कितनी बात सुन में इन दोनों को कंपेयर करते हैं। देखिए एक तो बोरोन है, एक एटम 3 फ्लोरीन का, तो 4 हो गया। इसका जो डाइपोल मोमेंट होता है बोरोन ट्राईफ्लोराइड का, ये 0 होता है। और अमोनिया का जो डाइपोल मोमेंट आता है वो है 1.49 डी, ठीक है ना, डी। ये भी 4 एटम का है मॉलिक्यूल, ये भी 4 एटम का है, मगर इसका डाइपोल मोमेंट 0 आ रहा है और इसका 1.49 आता है। ठीक है, क्यों आता है? इसके शेप की वजह से, ठीक है। और शेप किस पे डिपेंड करता है? लोन पेयर की वजह से। तो अब देखते हैं इसमें बोरोन में क्या है कि बोरोन तो ये सेंट्रल एटम हो जाता है, एक फ्लोरीन यहाँ लग जाता है, एक फ्लोरीन यहाँ लग जाता है और एक फ्लोरीन यहाँ लग गया हमारा, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका है? फ्लोरीन का। तो फ्लोरीन जो है ना इस बोरोन के बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, इस वाले को भी अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है ना। यहाँ पे जो फ्लोरीन लगा हुआ है, ये फ्लोरीन ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेंगे। इन दोनों बॉन्ड का जो वो होगा डाइपोल होगा, उसका जो रिजल्टेंट डाइपोल होगा वो यहाँ पे आएगा, ये रिजल्टेंट डाइपोल आएगा इन दोनों का, फ्लोरीन का रिजल्टेंट डाइपोल। ये हम लोग वेक्टर में आता है, एडिशन ऑफ 2 वेक्टर। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है। तो ये हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से निकालते हैं रिजल्टेंट डाइपोल। तो जो ये आएगा यहाँ पे रिजल्टेंट हो जाएगा। लेकिन जितना ये डाइपोल इधर की तरफ होगा उतना ही ये इधर की तरफ होता है, उतना ही ये इधर की तरफ होता है, ठीक। तो इक्वल एंड अपोजिट होता है, इधर जितना डाइपोल मोमेंट है उतना ही डाइपोल मोमेंट इधर है। तो दोनों का इक्वल एंड अपोजिट डाइपोल मोमेंट होता है और इस तरह से यहाँ पे नेट डाइपोल मोमेंट 0 जाता है बोरोन ट्राईफ्लोराइड का। कितनी बात समझ आई? बोरोन ट्राईफ्लोराइड का। लेकिन अमोनिया में देखते हैं, अमोनिया का एक स्ट्रक्चर पहले बनाते हैं। अमोनिया में क्या होता है, एक लोन पेयर होता है। टोटल एटॉमिक नंबर 7 है, तो पहले शेल पे तो 2 हो जाते हैं और दूसरे पे 5 होते हैं। तो जो 5 होता है वो किस तरह से अमोनिया बनाने में रोल प्ले करता है। तो ये एक लोन पेयर रह जाता है और एक ये एक ये एक ये, यहाँ हाइड्रोजन लग जाता है, यहाँ हाइड्रोजन लग जाता है, यहाँ हाइड्रोजन लग जाता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन का जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होने की वजह से ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और इसकी वजह से ये क्या होता है कि नेट जो है ना इनका इधर, नेट जो डाइपोल मोमेंट था वो इधर की तरफ काम करेगा टुवर्ड द लोन पेयर, ठीक है। और इस तरह से इसका जो है 1.49 दिया जाता है। इसका कैंसिल नहीं होता, क्यों? क्योंकि ये नाइट्रोजन इधर से भी खींचता है इसका लोन पेयर, तो उसका डाइपोल मोमेंट यहाँ हो जाता है, फिर इसका भी डाइपोल मोमेंट इधर आएगा इसका। अब इन तीनों का रिजल्टेंट लेंगे तो ये ऊपर की तरफ होता है, ऊपर उधर कोई बॉन्ड नहीं बना हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या होगा कि वो हमारा नेट डाइपोल मोमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में दिखेगा और वो आएगा 1.49। जैसे इसमें क्या था, इन दोनों का नेट इधर की तरफ काम कर रहा था क्योंकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा था, फ्लोरीन का ज्यादा था, ये अपनी तरफ खींच रहा है, ये अपनी तरफ खींच रहा है, इसका रिजल्ट इधर काम कर रहा है, ये अपनी तरफ खींच रहा है, तो इसलिए नेट जो है ना 0 हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि नाइट्रोजन अपनी तरफ खींचेगा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को, तो ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, यहाँ से भी खींचेगा, तो सबका डायरेक्शन उधर होगा। तो ये जो नेट अपवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा, ये हमारा नेट अपवर्ड डायरेक्शन में दिखाएगा। और डाइपोल मोमेंट निकालेंगे तो वो आ जाएगा 1.49 डी, ठीक है। ये टेट्रा एटॉमिक का होगा, समझ में आ गया ये। अब मैं एक और कंपाउंड का नाम लिखता हूँ यहाँ पे, इसे मैं मिटा देता हूँ, तो 0 हो गया 3। इसका डाइपोल मोमेंट जिस तरह अमोनिया, जैसे अमोनिया था ना NH3, अमोनिया में NH3 था, यहाँ NF3 लिया, लेकिन दोनों के डाइपोल मोमेंट में फर्क है। वहाँ पे 1.949 है, इसका जो डाइपोल मोमेंट है ये 0.25 दी है। अब ये 0.25 इतना कम क्यों है? यहाँ तो 1.49 डेढ़ के आसपास था, ये इतना कम क्यों है? तो अब दिखाते हैं ये इसका स्ट्रक्चर। ये नाइट्रोजन है, ये यहाँ पे और यहाँ पे, और ये इसका लोन पेयर है। कितनी बात सुन रहे? तो ये जो अटैचमेंट है यहाँ पे, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा होता है। तो ये क्या होता है
कि ये जो है अपनी तरफ खींचता है, ये अपनी तरफ खींच रहा होता है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को, ये अपनी तरफ खींच रहा होता है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को, ये अपनी तरफ खींच रहा होगा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को। इन तीनों का जो रिजल्टेंट होगा वो नीचे की तरफ होगा, और ये लोन पेयर की वजह से ये अपनी तरफ नेगेटिव इलेक्ट्रो डाइपोल मोमेंट होगा इसका, क्योंकि लोन पेयर का अपना एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है, डेंसिटी होता है, तो उसका अपना क्लाउड होगा नेगेटिव चार्ज का। तो इधर भी इसका अपना डाइपोल होता, डाइपोल मोमेंट होता है। तो इन तीनों का नीचे होता है और वो ऊपर होता है, तो जो डिफरेंस आएगा वो आता है 0.25 डिवाइड। लेकिन इसमें क्या होता है, ये तीनों मिलके इसमें सब कंट्रीब्यूट करते हैं, तो है तो मॉलिक्यूल सेम, ये भी NF3 है, वो NH3 है, मगर डाइपोल मोमेंट में इसके शेप और ये जो एलिमेंट अटैच है, जिससे ये अटैच है, यहाँ हाइड्रोजन से अटैच है, यहाँ फ्लोरीन से अटैच है, और इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है उस पे, तो ये दोनों का कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है ना, समझ में बात आ रही है क्या कह रहे हैं हम लोग, कि किसी भी मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, जो अटैच एलिमेंट था उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कितना डिफरेंस आता है उस पर डिपेंड करता है, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है, और साथ ही लोन पेयर या बॉन्ड पेयर कितने हैं उनका भी इफेक्ट होता है डाइपोल मोमेंट। कितनी बात समझ में आई, आगे चले। हम लोग डाइपोल मोमेंट से भी बता सकते हैं डाइपोल मोमेंट का कितना वैल्यू है, उससे हम लोग बता सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल है वो पोलर कंपाउंड है या नॉन पोलर कंपाउंड है। पोलर का मतलब आयनिक कंपाउंड है या नॉन आयनिक कंपाउंड है। तो जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो होगा वो सब नॉन पोलर कंपाउंड है, कोवैलेंट कंपाउंड है। जो भी कंपाउंड, जैसे यहाँ पे हम लोग एक कंपाउंड और दिखाता हूँ जो बहुत ही कॉमन है, मीथेन है, मगर वो पेंटा 5 का एटम का कंपाउंड है, CH4। जैसे ये देख लेते हैं, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन है, तो ये कार्बन है, ये 4 हाइड्रोजन है, ऐसे इसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ठीक है, मीथेन का, और इसका जो डाइपोल मोमेंट होता है वो जीरो है। मीथेन का जो डाइपोल मोमेंट है वो जीरो है, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि वो नेट जो डाइपोल मोमेंट आएगा वो जीरो हो जाएगा। कितनी बात सुन रही। तो क्या बताए कि इसका जो हमारा एडवांटेज है डाइपोल मोमेंट से, क्या एप्लीकेशन है या क्या बेनिफिट है डाइपोल मोमेंट से, वो मैं बताता है। एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट। ठीक है ना, डाइपोल मोमेंट का क्या एप्लीकेशन है, जिस कंपाउंड का या मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट जीरो होगा वो सभी कंपाउंड या मॉलिक्यूल कोवैलेंट कंपाउंड होंगे, नॉन पोलर कंपाउंड होंगे। क्या लिखेंगे, इफ म्यू इज जीरो, डाइपोल मोमेंट इज जीरो, देन compounds are covalent or non-polar compound, non-polar compound। अगर डी का वैल्यू, म्यू का वैल्यू, डाइपोल मोमेंट जीरो होता है तो ठीक है। और अगर बोला क्या कि इफ म्यू इज ग्रेटर देन जीरो, जीरो से ज्यादा होगा तो ये पोलर कंपाउंड होगा। ठीक है ना, देन कंपाउंड इज, देन द कंपाउंड इज पोलर, आयनिक और आयनिक कंपाउंड। ठीक है ना, इस तरह से हम लोग किसी भी कंपाउंड का बता सकते हैं, कोई आयनिक कंपाउंड है या फिर कोई पोलर कंपाउंड, नॉन पोलर कंपाउंड है, कोवैलेंट कंपाउंड है। म्यू क्यों, डाइपोल मोमेंट निकालने के बाद जितना ज्यादा डाइपोल मोमेंट का वैल्यू होगा उतना ही ज्यादा वो पोलर कंपाउंड होगा। ये भी एक में रिलेशन मिलता है, मोर डाइपोल मोमेंट, मोर द वैल्यू ऑफ
value of dipole moment the compound is more ionic in nature. ठीक है ना, जितना ज्यादा डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होगा उतना ही ज्यादा आयनिक होगा। इसको हम लोगों ने लिटरेचर में लिखा है, एक नोटेशन में दिखाना चाहे तो नोटेशन से भी दिखा देते हैं हम लोग। जैसे डाइपोल मोमेंट, वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट, वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट is directly proportional to ionic nature. आयनिक नेचर डायरेक्टली लगा दिया, जितना ज्यादा डाइपोल मोमेंट का वैल्यू होगा उतना ही ज्यादा वो आयनिक नेचर होगा। कम डाइपोल मोमेंट का वैल्यू होगा कम आयनिक नेचर होगा, ज्यादा डाइपोल मोमेंट का वैल्यू होगा ज्यादा आयनिक नेचर होगा। कितनी बात सुनिए, तो डाइपोल मोमेंट का ये एप्लीकेशन है। हम लोग कोई भी कंपाउंड को अगर हम लोग चेक करना चाहते हैं कि कितना इसका डाइपोल मोमेंट, तो निकाल सकते हैं कितना आयनिक करेक्टर है। तो जितना ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगा उतना ही ज्यादा आयनिक होगा। अब बोला कि कोई 100% आयनिक है तो उसका डाइपोल मोमेंट कितना होना चाहिए। वही अगर 100% आयनिक कंपाउंड है तो हम लोगों ने अभी पीछे किया था ना कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है ना 1.7 के बराबर होगा तो 50% आयनिक 50% कोवेलेंट, ये बताया था हम लोगों ने। अगर 1.7 से ज्यादा का डिफरेंस हुआ आयनिक में तो फिर उस कंपाउंड को हम लोग आयनिक कंपाउंड बोलेंगे। अगर 1.7 से ज्यादा डिफरेंस हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में तो उस कंपाउंड को हम लोग कहेंगे आयनिक कंपाउंड। लेकिन अगर 1.7 से कम डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में तो उसे हम लोग कोवेलेंट कंपाउंड बोलेंगे। हाँ, कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा आयनिक करेक्टर कम है तो इसलिए हम लोग उस कंपाउंड को कोवेलेंट बोलेंगे। लेकिन अब बोल रहा है कि अगर मान लो अगर 100% आयनिक कंपाउंड है तो उसका डाइपोल मोमेंट कितना होगा, तो उसको मैं लिख देता हूं यहाँ पे। इफ द कंपाउंड इज 100% आयनिक, if the compound is 100% ionic, then its dipole moment is 6.12 D। इतना होगा, ये याद रखने वाली वैल्यू है कि अगर 100% आयनिक है तो उसका डाइपोल मोमेंट आएगा 6.12 D। ये कैलकुलेट करके दिया गया है। ये हमारा अगला जो टॉपिक है रेजोनेंस स्ट्रक्चर का। रेजोनेंस जानते हैं क्या होता है, ठीक है, कोई कंपाउंड का एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाते हैं लेकिन वो एक सिंगल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर उसके सभी प्रॉपर्टीज को वेरीफाई नहीं कर पाता, तो हम लोग क्या करते हैं एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर बनाते हैं और फिर बताते हैं कि ये स्ट्रक्चर भी हो सकता है ये स्ट्रक्चर भी हो सकता है। तो जब भी कभी एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर बनाकर एक कंपाउंड को एक्सप्लेन करते हैं तो उसके कंपाउंड के नेचर को एक्सप्लेन करते हैं, तो ऐसे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एक से ज़्यादा बनाए जाते हैं उनको हम लोग कहते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर। रेजोनेंस का मतलब एक जैसा, एक करेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। कितनी बात सुन रहे, यानी एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं किसी कंपाउंड के करेक्टरिस्टिक को वेरीफाई करने के लिए। अब जैसे ओजोन है, एक कंपाउंड है ओजोन, मैं डेफिनेशन बाद में लिखाऊंगा, पहले मैं स्ट्रक्चर समझाता हूँ। ओजोन है O3, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, पहले शेल पे 2 दूसरे शेल पे 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या होता है कि जो 6 इलेक्ट्रॉन्स है ऑक्सीजन का उसको हम लोग दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे एक लोन पेयर दिखाते हैं, यहाँ पे एक लोन पेयर दिखाते, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन को हम लोग दिखा रहे हैं, लोन पेयर नहीं, ये 6 इलेक्ट्रॉन को दिखा रहा है। ऐसे ही एक दूसरा ऑक्सीजन है, ठीक है ना, ओजोन में 3 ऑक्सीजन है, इसके भी 6 इलेक्ट्रॉन है, हम लोग ऐसे दिखा रहे हैं, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन को दिखा रहे हैं। और एक तीसरा ऑक्सीजन है, इसके भी 6 इलेक्ट्रॉन हम लोग दिखा रहे हैं इस तरह से।
ठीक है, इसमें हम लोग क्रॉस ले लेते हैं, ठीक है ना, ये इसके 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखा रहे हैं। ठीक, अब हम लोग ओजोन का जो बॉन्ड बनाते हैं तो क्या दिखाया गया है, ओजोन का जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है कि ये हमारा एक ऑक्सीजन है, अगर यहाँ पे एक ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दे दे, ये वाला ऑक्सीजन एक लोन पेयर दे दिया अपना, ये अपना लोन पेयर दे दिया इसको इसको, ठीक है, तो ये ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी अपना 6 इलेक्ट्रॉन था, एक लोन पेयर इधर से ले लिया इसने, ठीक, तो इसके तो 8 हो जाएंगे, इसके 8 हो जाएंगे, लेकिन लोन पेयर दिया हुआ ये, और इधर से क्या करता है ये, इस ऑक्सीजन के साथ ये 2 बॉन्ड बना लिया, इसका इसका 2 बॉन्ड बना लिया, ठीक है, तो 2 बॉन्ड बन गया, और यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ऐसे, इस ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 बॉन्ड बना लिए, और इसने एक लोन पेयर यहाँ पे रख लिया। कितनी बात सुनिए, देखो ये काले वाले से बनाया 6 इलेक्ट्रॉन था, 2 ये 2 ये 2 ये, तो ये लोन पेयर के तौर पे दे दिया इधर की तरफ, एक अपना ऐसे रखो 1 पेयर इलेक्ट्रॉन, और बाकी 2 इलेक्ट्रॉन को 2 बॉन्ड पेयर बना दिया, तो यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ कोऑर्डिनेट सिंगल बॉन्ड बन गया, ये लोन पेयर बच गया। तो इसका जो शेप बना के दिखाएंगे ये इसको हम लोग, कि इधर से ये जो ऑक्सीजन है, इधर से इस वाले ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है, इस वाले ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, और यहाँ पे एक लोन पेयर टाइप का इस तरह से, ये ऐसा भी हो सकता है, ये स्ट्रक्चर नंबर 1 है, और ये फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये डबल बॉन्ड इधर बन जाए, ठीक है ना, ये हमारा इधर डबल बॉन्ड बन जाए और इधर सिंगल बॉन्ड बन जाए, ये लोन पेयर हो, ऐसा भी तो हो सकता है, कोई जरूरी थोड़ी कि इधर डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक, तो ये दोनों ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है ओजोन का, ओजोन का दोनों स्ट्रक्चर अगर नंबरिंग कर जैसे 1 2 3 कार्बन 1 2 3 1 2 3 1 2 3, क्या मतलब समझ में है कि यहाँ 1 और 2 के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यहाँ 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ पे 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, और 2 और 3 के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और ये दोनों स्ट्रक्चर पॉसिबल है, ठीक है। अब क्या बताया गया कि कैसे बताते हैं कि ये दोनों स्ट्रक्चर का रेजोनेंस स्ट्रक्चर, इसको हम बोलेंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ठीक है, क्योंकि ओजोन में ये दोनों स्ट्रक्चर पॉसिबल है, इधर भी हो सकता है डबल बॉन्ड, इधर भी हो सकता है डबल बॉन्ड, ठीक, बॉन्ड होता है, तो इसका बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ है ना 148 पिकोमीटर, और ऑक्सीजन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो उसका जो आता है 121 पिकोमीटर आता है, ठीक, कितनी बात सुन रहे, ऑक्सीजन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो उसका बॉन्ड लेंथ होता है 148 पिकोमीटर, और डबल बॉन्ड हुआ तो 121 पिकोमीटर आता है, लेकिन क्या देखा गया कि ओजोन में जो बॉन्ड आया है, क्या देखा गया कि ओजोन का जो बॉन्ड लेंथ है वो 126 पिकोमीटर है, यानी ना ये है ना ये है, इन दोनों के बीच में है, तो बॉन्ड लेंथ ऑफ ओजोन, बॉन्ड लेंथ ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल कितना है 126 पिकोमीटर, यानी ये ना सिंगल बॉन्ड के बराबर है, ना सिंगल बॉन्ड के बराबर है, ना डबल बॉन्ड के बराबर है, इन दोनों के बीच का ये नंबर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इन दोनों के बीच का स्ट्रक्चर होगा, तो क्या समझ में आया कि डबल बॉन्ड इधर भी हो सकता है, सिंगल बॉन्ड इधर, या डबल बॉन्ड इधर हो सकता है, तो एक स्ट्रक्चर ऐसा बनाया गया, कैसा बनाया गया वो मैं बना के दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये देखिए, ये ऑक्सीजन है बीच वाला, ये हमारा है सिंगल बॉन्ड इधर ले लिया, ये भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है, ये हमारा लोन पेयर है, और ये जो डबल बॉन्ड है ये इधर भी हो सकता है उधर भी हो सकता है, तो ये डीलोकलाइज्ड बॉन्ड है, डीलोकलाइज का मतलब क्या हुआ कि ये इसका कोई एकदम फिक्स पोजीशन नहीं है, ये इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, तो डीलोकलाइज के लिए हम लोग इसको ऐसे एक दिखाते हैं स्ट्रक्चर, ये जो बॉन्ड है ये डॉटेड लाइन से हम लोग डीलोकलाइज्ड, ये डीलोकलाइज्ड, ठीक है ना, डीलोकलाइज बॉन्ड कहलाता है, और इस तरह से ओजोन के बीच में ये डबल बॉन्ड जो है ना ये दोनों के बीच में आता है, इधर भी, और इस तरह का स्ट्रक्चर हम लोग दिखाते हैं, और इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर, यानी कितने स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे ओजोन को एक्सप्लेन करने के लिए, ऐसा भी हो सकता है,
ऐसा भी हो सकता है, या इन दोनों के कॉम्बिनेशन के बाद ऐसा भी हो सकता है। यानी जब एक स्ट्रक्चर से पूरे कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्लेन नहीं होता, तो एक मोर देन वन स्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड, एंड सच स्ट्रक्चर्स आर नोन एज रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा डेफिनेशन लिख देता हूँ रेजोनेंस स्ट्रक्चर का। रेजोनेंस स्ट्रक्चर को हम लोग हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, ठीक है ना, हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक, यहाँ से जरा नोट करिए, मैं मिटाऊंगा फिर इसके बाद एक डेफिनेशन लिखता हूँ। इफ more than one structure is required to explain all the characteristic of a molecule is known as रेजोनेंस स्ट्रक्चर। यानी एक से ज़्यादा हमें स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है उसे एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है ना, एक स्ट्रक्चर से उसका पूरे कैरेक्टरिस्टिक को नहीं बता सकते, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग रेजोनेंस स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर। कितनी बात समझ में? अब जैसे ये ओजोन का बताया, ऐसे एक बेंजीन होता है, बेंजीन का भी मैं बताता हूँ बेंजीन का क्या है उसको। ऐसे तो बहुत सारे कंपाउंड्स है जिनका रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है। तो जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम लोग पढ़ते चलेंगे रेजोनेंस का। अभी तो हम लोगों ने जस्ट एक बार इंट्रोडक्टरी हम लोगों ने इसको पढ़ा है रेजोनेंस का। ठीक है, जैसे हम लोग बेंजीन का एक्सप्लेन करते हैं, जैसे कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो इसका बॉन्ड लेंथ है तो इसका होगा 154 पिकोमीटर बॉन्ड लेंथ, और कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड होता है तो इसका जो बॉन्ड लेंथ होता है 134 पिकोमीटर। ठीक है, लेकिन एक स्ट्रक्चर है बेंजीन, तो जैसे ये बेंजीन है ऐसे हम लोग का दिखाते हैं। ये यहाँ पे कार्बन है, 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 यहाँ पे कार्बन है। तो ये अगर क्या बताएगा कि अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होता है, एक डबल बॉन्ड हो गया, सिंगल, ये डबल और ये सिंगल, सिंगल डबल, इस तरह से अल्टरनेट होता है। लेकिन क्या देखा गया है कि अगर हम लोग 154 लेते हैं तो सिंगल बॉन्ड के लिए दिखाएंगे, 134 लेते हैं तो डबल बॉन्ड के लिए दिखाएंगे। लेकिन जो बेंजीन का जो बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट किया गया एक्सपेरिमेंटली वो है 139। ठीक है ना, 139 पिकोमीटर बॉन्ड लेंथ ऑफ बेंजीन। ये एक्सपेरिमेंट से निकाला गया है। क्या मतलब हुआ कि अगर यहाँ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट होता तो एक 148 होता, 154 होता, 134 होता, लेकिन एक ऐसा तो दिख नहीं रहा, वो एक सब दिख रहा है इक्वल, और वो कितना देगा 139। इसका मतलब ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होगा इसका। जैसे यहाँ पे देखो पहला बॉन्ड डबल किया, सिंगल डबल, ऐसे इसको हम लोग ऐसा भी बना सकते हैं हम लोग, ये डबल, ये डबल, ये डबल, ऐसे भी बन सकता है। देखो ये ऊपर वाला सिंगल था, ये डबल था, सिंगल था, डबल था, यहाँ हमने पहले डबल कर दिया फिर सिंगल, फिर ये भी ऐसा हो सकता है। लेकिन बेंजीन ने क्या बताया कि जो बॉन्ड लेंथ सबके लिए बराबर है तो उसके लिए जो एक कॉमन स्ट्रक्चर बन सकता है वो कैसा बन सकता है, तो वो इस तरह से बनाया गया है, इसको ऐसे कर दिया गया है, डीलोकलाइज्ड। ये जो डबल बॉन्ड है ना वो डीलोकलाइज्ड है, वो आप जहाँ लोगे वहीं पे डबल है वहीं पे सिंगल है। तो ये इसको हम ऐसे भी दिखाते हैं, डॉटेड लाइन से भी दिखाते हैं, या इस तरह से। तो इसमें जो है 139 आ जाएगा, डीलोकलाइज करेंगे। तो यहाँ पे भी बेंजीन में भी हमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर मिलता है। कितनी बार में रेजोनेंस स्ट्रक्चर, यानी जब किसी कंपाउंड का एक स्ट्रक्चर जो है सफिशिएंट नहीं होता एक्सप्लेन करने के लिए, तो ऐसे कई सारे स्ट्रक्चर बनाने पड़ते हैं, वो सभी स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर।
कंटिन्यू करेंगे हम लोग यहाँ से, आज यहीं पर